हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि दाग की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। जो दाद की एक बीमारी है फ्रेंड्स, ये फंगस के कारण होता है। आप इसको फंगस भी कह सकते हैं या फिर इसको कवक भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स जो दाद यानी कि इंग्लिश में इसको रिंग वॉर्म्स कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं किस कवक से होता है, यानी किस फंगस से होता है। तो उस फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटान लेरू कोसमन। ठीक है फ्रेंड्स, लेरू कोसम। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस फंगस के कारण होता है। अगर मैं बात करूँ कि फंगस से होने वाले और कौन कौन सी जो रोग हैं उनके बारे में अगर देखना चाहें तो दमा, एथलीट फुट, खाज खुजली, गंजापन, ये सारे आते हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से याद करना तो आप सिंपली ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है क्या कि कौन से पादप मरुस्थल, देखिए मरुस्थल की बात की जा रही है, जल दाब की स्थितियों में विकसित होते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले अगर पौधे के बारे में डायरेक्ट हम देखना चाहें तो जीरोफाइट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, जीरोफाइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। देखिए मरुस्थल में जो उगते हैं पौधे जीरोफाइट, इस टाइप के पौधे जो होते हैं वो जड़ों की जो जड़ें होती हैं इनकी, जो जल की खोज के लिए काफ़ी अधिक विकसित होती है। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जाता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों की जो जड़ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्यों होती है? तो इसका कारण यही होता है कि जल की तलाश में अपनी जड़ें जो है वो काफ़ी लंबी दूरी तक फैला देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को देखते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग राइट एंगल्स को टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन एवं एड्रेनल जो स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है कि रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में पीएच को कम करके हृदय गति को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा कि CO2 जो होता है रुधिर में पीएच को कम करता है, उसके बाद ही हृदय गति बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि CO2 कम होगा तो उस समय हृदय की गति जो होगी वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि देखेंगे यहाँ पे दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे असत्य हमें बताना था। तो कोई भी असत्य नहीं, इसलिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, ना ही एक और ना ही दो, दोनों कथन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे पादप जो सिर्फ प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स आत्पोद्भिद। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हेलियोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। हिंदी में इसको आत्पोद्भिद कहते हैं और इंग्लिश में हेलियोफाइट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉसिल पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉसिल जो पौधे होते हैं यानी कि जीवाश्म जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलियो बॉटनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी आप ऑन कर लीजिएगा। तो फिलहाल बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स, अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होने वाला हार्मोन यहाँ पे कौन कौन सा है? तो हार्मोन नहीं, एंजाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अग्नाशय रस से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है और एक एमाइलेज होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 तो होगा नहीं। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि स्रावित नहीं होते हैं तो कह सकते हैं जो पेप्सिन और इरिप्सिन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका। केवल 1 और 4 जो कि ये अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होने वाले एंजाइम है। तो बात करते हैं कि ये जो होते हैं वो किसके होते हैं। जो पेप्सिन होता है फ्रेंड्स जठर रस से होता है, और इरिप्सिन जो होता है वो आंतीय रस होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे टिक करके निकल सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीनोम चित्रण का संबंध किससे है। तो जीनोम चित्रण का जो संबंध होता है वो जीन के चित्र से होता है। बिल्कुल करेक्ट, इस तो ऐसे नाम से ही लग रहा है कि जीनोम यानी कि जीन और चित्रण मतलब चित्र, यानी कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली गलत करेंगे।
वृक्का की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन नहीं। इस पॉइंट्स को गलत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो न्यूरॉन होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट्स के देखते हैं, तो कपाल और फेशियल यानी कि फ्रेंड्स चेहरे और कपाल को मिलाकर के कुल 22 अस्थियाँ होती हैं। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कपाल में कितना होता है, तो कपाल में आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कपाल में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं, और अगर बात करें फेशियल में तो टोटल 14 होती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 14 और 8 मिलकर के 22 बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है केवल सत्य बताना था, तो केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2,4-D निम्नलिखित में से क्या है। देखिए फ्रेंड्स 2,4-D जो होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 2,4-D का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटल अम्ल, ये पूरा इसका नाम होता है। इसको शॉर्ट में 2,4-D लिखा जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटल जो कि अम्ल होता है, एसिड होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो एक प्रकार का ये फ्रेंड्स खरपतवार नाशी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न ये दिया है कि पोस्वा या फिर इसको कहते हैं फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। हिंदी में देखिए फ्रेंड्स एक और नाम से जाना जाता है पोस्वा, इसको फ्लोएम के नाम से कहते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम होता है बास्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज़ तो पता होगा कि फ्लोएम और जाइलम क्या होता है। जाइलम जो होता है वो पौधों में फ्रेंड्स वो जल का संचरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का संचरण करना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन से। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। और ट्रिप्सिन का रिलीज कहाँ पे होता है, तो आपको पता होगा कि जो कि अग्नाशय रस से होता है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओमेगा 3 वसा अम्ल जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यह खाली स्थान में पाया जाता है। जो ओमेगा 3 एक प्रकार का वसीय अम्ल होता है, ये किस में मिलता है, तो मछली के तेल में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मछली के तेल में। ठीक है फ्रेंड्स, यह वसीय अम्ल जो है तो वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, और इसमें विटामिन डी मिलता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और आपको ये भी बताना है कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जल में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, बी और सी। ठीक है, बी और सी। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर होगा केवल और केवल 2 कह सकते हैं, केवल 2। बी सिर्फ और सिर्फ बी विटामिन, यहाँ पे सी तो दिया नहीं है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है ADE के। ठीक है, ADE के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, शरीर की वसा को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय यानी कि बॉडी वसा के रूप में जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंडोमार्फ। क्लियर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए गए, तो पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्या करेक्ट आंसर होता है। तो ए में क्या कह रहा है कि लसिका में पाई जाने वाली कर्णिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। यह वास्तव में श्वेत रक्त कर्णिकाएं यानी कि आरबीसी ने डब्ल्यूबीसी होता है। इसको थोड़ा सा डालते हैं, तो ये आपका सही बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है कि डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कर्णिकाएं को ही हम लोग लिम्फोसाइट्स कह सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर होता है, और इसका जो निर्माण होता है लसिका में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए क्या है कि लसिका जो है उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बात करते हैं सोडियम। तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होता है कि रक्तदाब नियंत्रित करने में ये सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ जल संतुलन बनाए रखता है हमारे बॉडी में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो समुद्री जीव होते हैं, कीट होते हैं, वो अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इस परिघटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लैनोलीन मोम जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? लैनोलीन मोम जो होता है वो प्राप्त होता है फ्रेंड्स जानवरों के त्वचीय ग्रंथि से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें ग्लिसरॉल का अभाव होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लैनोलीन मोम से जो प्राप्त किया जाता है जानवरों के त्वचीय ग्रंथि से, इसमें किसका अभाव होता है? तो आप ध्यान रखेंगे ग्लिसरॉल का अभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले एंजाइम को हम लोग नाम से जानते हैं आइसोजाइम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, या फिर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आपको हम व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैसेज के लिए तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसको ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसके बारे में हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि जीवाणु के बारे में। जीवाणु के कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु के अलग अलग आकार के अनुसार उनको अलग अलग बांटा भी गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे छोटे जो होते हैं जीवाणु उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोकस। ठीक है फ्रेंड्स, कोकस भी कहते हैं इसको, गुकाड़ू भी कहते हैं, यानी कि गुलाड़ू जो होता है इस तरह से भी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कोकस, क्योंकि अक्सर जो होता है वो कोकस ही आपको देखने को मिलता है, ना कि गुलाड़ू। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ। जो जीवाणु फ्रेंड्स स्प्रिंग या फिर स्क्रू के टाइप के होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्पिलाकार कह सकते हैं। ठीक है, स्पार्टिला भी आप कह सकते हैं। और जो जीवाणु होते हैं जिनका आकार अंग्रेजी के कोमा टाइप का होता है, कोमालेट ने जो भी हम कोमा देते हैं, इस टाइप का जो भी आकार होता है उनको हम वाइब्रियो के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, लेकिन जो अधिकांश भाग का पाचन संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है, तो ध्यान में रखना है आपको कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो दी गई थी वो दी गई थी जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ये हम लोगों ने क्वेश्चन एक बार डिस्कस भी किया था कि जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग का जो संबंध होता है वो सीधा इसका मतलब विषाणु से होता है, और ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, जंतुओं में होता है, तो इसको हिंदी में खुरपक्का मुंहपक्का के रूप नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, आगे देखिए। अगला फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि आर्टियोपटेरिक्स जो होते हैं वो क्या है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जो होते हैं फ्रेंड्स एक प्रकार के जुरासिक युग का सर्वपूतान जो पक्षी है, इसको कह सकते हैं एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये पक्षी किस टाइप का होता था, और ये ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स इसकी उत्पत्ति हो जुरासिक काल से करीब करीब 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि कुछ पादप जो होते हैं वो निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स कि कुछ पादप जो थे बिना निषेचन के फल उत्पादन करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनिषेक फलन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पुकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से किस में परस्पर मिले होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स यूफारबिएसियस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यूफारबिएसियस जो होता है इसके अंतर्गत ये आपके आते हैं। पुकेसर अपने जो परागकोशों से और पत्तियों से परस्पर मिले होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप जो देख रहे हैं
बीएसी जो होता है वो क्या होता है? तो एक प्रकार का द्विबीजपत्री पौधे का एक बहुत ही बड़ा कुल होता है और इस कुल में जो पुकेसर होते हैं अपने परागकोशों से और पत्तियों से परस्पर मिले होते हैं। तो इस पॉइंट को बस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो बल्लबर है ये क्या होता है? बल्लबर क्या होता है? तो बल्लबर एक प्रकार का फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि घना वसा की एक परत होता है और इसी को हम लोग बल्लबर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बल्लबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि रेडियो सक्रिय जो स्ट्रॉन्सियम है 19, स्ट्रॉन्सियम 19 के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है? तो स्ट्रॉन्सियम 19 के कारण त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, पीत यानी कि बाइल का स्रोत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पीत से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखा है। पीत यानी कि बाइल का स्रोत जो होता है, बाइल जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो जमा होता है वो कहाँ पे जाके जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पीत का रंग किस टाइप का होता है? तो पीले हरे रंग का, ये एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय अगर बात आई तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जब क्षारीय आ गया तो इसका पीएच वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 7.7 के करीब होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि पीत में जल की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स पीत में जल की मात्रा जो होती है वो 85% के करीब होता है। ठीक है, और इसमें जो बाइल पिगमेंट होता है उसकी मात्रा करीब 12% के करीब होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ आप और याद रखिए कि ये क्या करता है कि भोजन का जो माध्यम होता है इसके क्षारीय कर देता है, जिससे क्या होता है कि अग्नाशय जो रस की क्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किया है और यहाँ पे मैंने आज 30 क्वेश्चन ही लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं वापस रखता हूँ फ्रेंड्स, 200 लाइक। आप इस वीडियो के 200 लाइक टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो साथ में आपको इसका 4th पार्ट देखने को मिलेगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।